नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप भारत 24 पर 9 बजे देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज की शुरुआत एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और विचारणीय खबर से है। हम हर रोज कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो आपकी हमारी जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखते हैं, और इसीलिए आज उस खबर से जो आपसे, हमसे, हिंदुस्तान के इस नए पावर हाउस से ताल्लुक रखती है। यह नए भारत का संवाद है जो बस अब शुरू होने को है। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी उस जेनरेशन की जिसके जिम्मे देश और दुनिया की तकदीर बदलना लिखा है, और इसीलिए लंदन से दिल्ली तक इस जेन जेड की सफलता के किस्से मशहूर हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पीपली लाइव बन चुके उस मुद्दे की जिसके कारण सिंध में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और फिर बात होगी परिवारवाद को लेकर पैदा हुए उस खतरे की जिसे बचाने के लिए 2024 में आखिरी जंग लड़े जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अंत में बात उस खबर की होगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है की बात होगी। न पक्ष न विपक्ष, रूबिका आपके समक्ष। भारत की बात आज आप समझने और सुनने वाले हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से समझने और देखने की शुरुआत कर लीजिए। आज मुझे बात करनी है देश की जेन जेड से और उनके भविष्य को लेकर चिंतित होने वालों से। सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को मेरे साथ जो चल रही है देख लीजिए। ये दो तस्वीरें एक जनरेशन की जिद, जुनून, कुछ कर गुजरने की उस डिटर्मिनेशन की कहानी है। पहली तस्वीर में दिख रहा एक बच्चा आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, क्योंकि वो लॉन टेनिस के सबसे पुराने टूर्नामेंट का चैंपियन है। 1877 में विंबलडन की शुरुआत हुई थी। 2023 में उसी विंबलडन को 20 साल के एक लड़के ने जीत लिया। तस्वीरें देखिए। 20 साल का मतलब समझते ना आप? यानी 2003 की पैदाइश। यानी जब से इस बच्चे ने आंखें खोली तब से सिर्फ 4 खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनते उसने देखा। यानी रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे, नोवाक जोकोविच। यही वो 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2000 के बाद विंबलडन जीता। सिर्फ 4 खिलाड़ी। लेकिन इस लड़के की जिद तो देखिए आप। इसने जो ख्वाब देखा उसे महज 6 साल में पूरा कर लिया। 14 साल की उम्र में रैकेट पकड़ा और फिर हो गई जीत। I started playing tennis, watching you. I mean, since I was born, you know, you. नाम है इस चैंपियन का कार्लोस अल्कारेज। लंदन में विंबलडन के सेंट्रल कोर्ट में 4 घंटे 43 मिनट तक कार्लोस का ऐसा राज रहा कि विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने 34 मैचों बाद हार का स्वाद चखा। जिस तरह से अपने हर स्मैश में अल्कारेज ने जोकोविच को परेशान किया, उसका जिक्र जो है जोकोविच ने खुद किया है। स्पेन के इस यंगस्टर ने टेनिस के चैंपियंस को भी अपना मुरीद बना दिया है। स्पेनिश लॉन टेनिस सुपरस्टार और 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने अपने हमवतन यंगस्टर की इस जीत पर उन्हें बधाई देते हुए क्या लिखा है, सुनिए। मुबारक हो कार्लोस, आपने हमें आज खुशियों की सौगात दी है। मैं भरोसे से ये कह सकता हूँ कि स्पेनिश टेनिस के हमारे पुरोधा मनोलो सेंथेना जहाँ भी होंगे ये देखकर खुश रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। इस वक्त को जियो चैंपियन। लॉन टेनिस टूर्नामेंट में ग्रैंड स्लैम उन 4 चैंपियनशिप को कहा जाता है जिसको जीतना हर लॉन टेनिस प्लेयर का सपना होता है। इसमें विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन शामिल हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में सबसे प्रतिष्ठित पोजीशन रखता है, और इसीलिए कार्लोस की जीत बहुत खास हो जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कार्लोस अल्कारेज की जीत की नहीं है ना, ये कहानी तो इससे आगे की है। ये कहानी उस जेनरेशन की है जिसे जेनरेशन जेड, जेनरेशन जी कहा जा रहा है। जेनरेशन जी की कैटेगरी में वो युवा पीढ़ी है जिनका बर्थ या जिनका जन्म साल 1997 से 2010 के बीच हुआ है।
कार्लोस अल्कारेज इसी जनरेशन जेड में आते हैं और इसी जनरेशन को जनरेशन जी कहने के पीछे एक क्रोनोलॉजी है, उसे समझिए। ब्रिटानिका जो एनसाइक्लोपीडिया उसकी एक है, उसके मुताबिक जनरेशन एक्स उस पीढ़ी को कहते हैं जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ है। अब आप तय कीजिए आप कौन सी वाली जनरेशन में आ रहे हैं। अगर जनरेशन आप एक्स हैं तो फिर 1965 से लेकर 1980 के बीच आपका जन्म हुआ है। अगर जनरेशन वाई है तो फिर आपको मिलेनियल भी कहा जाएगा। इस जनरेशन में 1981 से 1996 में आपका जन्म हुआ होगा। 1997 से 2010 के बीच जिसने जन्म लिया है उस पीढ़ी को कहते हैं जनरेशन जी। जनरेशन जेड वो पीढ़ी है जिसने अपने जन्म के साथ ही इंटरनेट का इस्तेमाल सीख लिया। वो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, आप ऐसे ऐसे स्वाइप करते रहते हैं, आप बस फ़ोन दे दीजिए, उनको आता है सब करना, हम चौंक जाते हैं। यानी पहली पीढ़ी जिसने हाई स्पीड इंटरनेट को सबसे जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिंक्डइन के मुताबिक जेन जेड वो आबादी है जो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर सबसे तेज़ी से जुड़ रही है। यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैरियर ग्रोथ में वो करने में बहुत माहिर है। पीयू रिसर्च सेंटर ने अगस्त 2022 में एक सर्वे किया। उस सर्वे का आंकड़ा जो सामने रखा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अप्रैल से मई 2022 में अमेरिका में जनरेशन जी में आने वाले युवाओं के डिजिटल मीडिया यूसेज को लेकर ये सर्वे हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक जनरेशन जेड ऑनलाइन रहने में सबसे ज़्यादा समय खर्च करती है। यूट्यूब का इस जनरेशन ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है और अगर आंकड़े आप देख ले तो 95%। आपके मोबाइल में जो डेली ऐप्स आती हैं ना, इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी दूसरी ऐप्स आती हैं, उसका इस्तेमाल भी ये जनरेशन बहुत बढ़िया से करती है और उसका आंकड़ा है लगभग 77%। पीयू रिसर्च सेंटर के 2021 में किए एक सर्वे के मुताबिक जनरेशन जी ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद की है। आगे आगे देखते जाइए, ये बहुत शानदार रिसर्च है। हो सकता है आपके बच्चे इस वक्त या जनरेशन जी इस वक्त आपके पास बैठी हो और आपको देखकर ये कह रही होगी देखिए हम कितने काम के हैं, और यकीन मानिए ये जनरेशन जी बहुत काम की है। जनरेशन जी के 37% युवाओं ने क्लाइमेट चेंज को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। इस जनरेशन के 32% युवाओं ने यह कहा है कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। जनरेशन जी के 56% युवाओं ने सोशल मीडिया पर क्लाइमेट चेंज से जुड़े कंटेंट को देखा है और समझा है, और 45% युवाओं ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं, उन्हें ये बात पसंद है। तो ये तो जनरेशन जी सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हो ऐसा नहीं है, या उसी को लेकर बिजी हो ऐसा नहीं है। ये अपने फ्यूचर को लेकर भी वक्त से पहले अवेयर हो जाती है। हमारे वक्त में क्या होता था बताइए आप? 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद हम सोचते थे कि बताइए क्या करना चाहिए, हमें क्या बनना है। लेकिन ये जो 1997 के बाद पैदा हुई पीढ़ी है ना, इन सवालों का जवाब ढूंढने में ये देर नहीं लगाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक 1997 के बाद पैदा हुए युवा खुद से ज़्यादा समाज और उसके अलग अलग आइडेंटिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसी वजह से वो उस काम को ज़्यादा चुनते हैं जिससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इस जनरेशन के युवा पुश्तैनी व्यवसाय या कारोबार को छोड़कर ऐसे काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे समाज में चेंज आए, बदलाव हो। यही वो जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की बात करती है, जो ख्वाहिशों पर वक्त नहीं गंवाती है, उसकी जगह वो रिजल्ट पर वक्त लगाती है, जिसने जो करने की ठान ली उससे पीछे हटने की सोचती ही नहीं है। और इसीलिए इस जनरेशन के युवा ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी इनको रिजल्ट चाहिए। वो जिस भी तरीके का सपना सोचते हैं उसे कितना पा लिया है, कितना पाना है, कितना रिजल्ट मिला है, ये जनरेशन उसमें यकीन करती है। और यही कैरेक्टरिस्टिक जो आपके सामने मैंने रखे, ये हवा में नहीं रख दिए हैं, ये तगड़ी रिसर्च के आधार पर रख रही हूँ। जेन जेड में शामिल युवा अपने पहले की पीढ़ियों के मुकाबले जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ये युवा ग्रेजुएशन, कॉलेज और अपने करियर को लेकर वक्त से पहले सोचती है।
ये पीढ़ी नियमों को लेकर इतनी पाबंद है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अपने पहले की आबादी से ज्यादा सजग है, अवेयर है। इसकी एक वजह यह भी है कि इनके पेरेंट्स ज्यादातर जनरेशन एक्स से आते हैं, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत अवेयर हैं। जेन जेड की आर्थिक परिपक्वता की एक वजह यह भी मानी जाती है कि ये वो आबादी है जिसने आर्थिक मंदी में अपने माँ बाप को परेशान होते हुए देखा है। यानी ये आबादी 2007 से 2009 के बीच का वक्त एकदम कम उम्र में देख चुकी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे ना कि अपने आप में भरोसा रखें, एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। और आज की युवा पीढ़ी इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। अब आप कहेंगे, रूबिका आप तो कार्लोस अल्कारेज की बात कर रही हैं, हिंदुस्तान की कीजिए ना। तो फिर आ जाइए 6,693 किलोमीटर का सफर तय करके मेरे भारत में। अभी 3 दिन पहले भारत और वेस्ट इंडीज के बीच विंसर पार्क डोमिनिका में खेले गए मैच को आप याद कीजिए। देखा होगा आपने वो मैच। महज 21 साल के यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। यशस्वी जायसवाल के पिता आपको पता है क्या करते हैं? यशस्वी के पिता गोलगप्पे बेचते थे, लेकिन यशस्वी ने कभी इसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दी कि मेरे पिता तो गोलगप्पे बेचते हैं, मुझे भी गोलगप्पे ही बेचने होंगे, मुझे भी सड़क पर ऐसे ही ठेला लगाना होगा, बल्कि इसी को अपनी ताकत बना लिया यशस्वी ने। यशस्वी जायसवाल ने 2023 आईपीएल में राजस्थान रॉयल के लिए 48 की औसत से 625 रन बनाए और फिर भारतीय पुरुष टेस्ट टीम में बतौर ओपनर शानदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये उनका पहला इंटरनेशनल मैच था। ये तो रही क्रिकेट की बात। भारत में कई बिजनेस स्टार्टअप की सफलता की इबारत भी इन्हीं युवाओं यानी जेन जेड की लिखी हुई है। इसमें बायजूस, ओयो रूम्स, ड्रीम 11 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके मालिक बहुत ही यंग हैं। इनकी रिस्क लेने की काबिलियत ने इन्हें सफलता का आइकॉन बना दिया है। इन्हीं युवाओं की काबिलियत की वजह से भारत आज दुनिया का स्टार्टअप हब बना हुआ है। आपको पता है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। दुनिया के 100 यूनिकॉर्न्स में 6 भारत में है, जिसमें बायजूस है, स्विगी है, ओयो रूम्स हैं, ड्रीम 11 है, रेजर पे है, ओला कैब्स है। बायजूस का मार्केट कैप दुनिया में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। मैं आपको भारत की 2 छोटी लेकिन बेहद अलग सोच वाली स्टार्टअप की कहानी सुनाती हूं। पहली है श्रवण और संजय कुमारन की। श्रवण का जन्म 1999 में हुआ था और संजय का 2001 में। चेन्नई के रहने वाले दोनों भाइयों को फोर्ब्स 30 अंडर 30 अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर 7 ऐप्स बनाई हैं जो आपको एप्पल स्टोर पर मिल जाएंगी। 3 ऐप्स ऐसी बनाई हैं जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। और इन दोनों भाइयों का एक कैच मी कॉप गेम एप्लीकेशन भी है जो भारत में यूथ का चहेता गेम है, जिसे इन दोनों भाइयों ने महज 9 साल और 11 साल की उम्र में बना लिया। अब भारत के एक और युवा सीईओ की कहानी आपको सुनाती हूं। केरल के कोड़िकोड की रहने वाली वेब डिजाइनर श्रीलक्ष्मी सुरेश, अभी आप स्क्रीन पर उसे देख रहे हैं। इसकी सफलता या इनकी सफलता जेन जेड की असली परिभाषा बताती है। श्रीलक्ष्मी सुरेश ने महज 6 साल की उम्र में अपनी पहली वेबसाइट बना ली। इस उम्र में हम और आप क्या कर रहे थे, जरा सोचिए। मतलब हमें यह भी याद नहीं होगा कि इस उम्र में हम क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, जब तक हमें कुछ याद ना दिलाया जाए। लेकिन श्रीलक्ष्मी ने तो महज 11 साल की उम्र में अपनी कंपनी बना ली। टाइनी लोगो और ई डिज़ाइन श्रीलक्ष्मी की सबसे बड़ी वेब डिज़ाइनिंग कंपनी है। भारत के लिए आज जेन जेड की बात करना इसलिए ज़रूरी है और इसे लेकर हमें उत्साहित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा जेन वाई और जेन जेड का ही है। यानी हमारा फ्यूचर इन्हीं युवाओं के हाथ में है जिनकी सफलता के किस्से से पूरी दुनिया हैरान है। भारत में कुल आबादी का 27.2% युवा है। भारत में वर्कफोर्स में 15 से 29 साल के युवाओं का कुल प्रतिशत 41.4% है। यानी भारत में काम कर रही लगभग आधी आबादी युवा है। यानी हमारी युवा आबादी काम करने के मामले में पहले के जेनरेशन से लगभग 2 गुनी रफ्तार से आगे आ रही है। यही वो आंकड़े हैं जो नए भारत की तकदीर और तस्वीर बुलंद करने का मादा रखती है।
जेन जेड वो जनरेशन है जिसे आप कलम थमा दो तो इतिहास लिख देगी, बल्ला थमा दो तो रनों की अंबार लगा देगी, रैकेट थमा दो तो पदकों की झड़ी लगा देगी। लेकिन ये जनरेशन वही करेगी जो उसका मन होगा। इसीलिए आज के पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस पीढ़ी को दिशा दिखा रहे हैं उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नज़र रखने की ज़रूरत है। बाकी वो हर चीज़ को हमसे बेहतर समझते हैं और बेहतर करने का मादा रखते हैं। और अगर उनके उस जुनून को, उनके इस पैशन को चैनलाइज कर दिया गया तो यकीन मानिए, आप अपने बच्चे को ये कहते हैं ना कि देख गली में तेरे बाप के नाम से तू पहचाना जाता है, फिर वो दिन आएगा जब आप अपने बेटे या बेटी के नाम से पहचाने जाएंगे। वो जब गुजरेगा तब ये कहा जाएगा कि ये, आप जब गुजरेंगे तो कहा जाएगा कि ये फला के पिता है।